पहला कदम के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला कदम का काफिला इस बार पहुंचा है मुंबई के HR कॉलेज में। HR कॉलेज मुंबई के जाने माने कॉलेजेस में से एक है। पहला कदम को लेकर HR कॉलेज के छात्रों में ही नहीं, टीचर्स में भी काफी उत्साह देखा गया। A warm welcome to all of you, my students of HR college, and बहुत धन्यवाद पहला कदम, क्योंकि ये जो आपने इनिशिएटिव आज शुरू किया है इन यंग बच्चों के लिए, ये एजुकेशन को एकदम एनहांस करेगा। It will enhance education because this is the practical aspects that will be taught in this. But I would like to give a word of caution to all the young people. While the stock markets are very exciting, they are very volatile. And I think anyone who wants to work in the stock market must do deep study and research. So I would congratulate Mr. Anil Singhvi and the entire team at the channel to say that Pehla Kadam is an additional academic program, and thank you for including HR College. Thank you. कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से हौसला अफजाई के बाद शुरू हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन का सफर। इसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने छात्रों को इन्वेस्टमेंट को लेकर टिप्स दिए। आज हम इस खास मुकाम में आए हैं जहां पर एक ऐसी जगह हम आज ये शो कर रहे हैं जो मुंबई का सबसे बेहतरीन कॉमर्स कॉलेज है। न सिर्फ मुंबई का, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि देश के सबसे बेहतरीन कॉमर्स कॉलेज में से एक HR कॉलेज, जहां पर आज हमने 15 अगस्त 2015 से एक शुरुआत की है, एक पहल की है, पहला कदम। और पहले आपको बताऊं कि ये पहला कदम है क्या। जिस तरह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफी जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है, जिस तरह से हम दुनिया भर की इकोनॉमीज के साथ जुड़ चुके हैं, उसे देखते हुए एक बात तय है कि अब इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों को बचपन से, यंग एज से जानना बेहद जरूरी है। ये वो बात नहीं कि आप जब जॉब शुरू करें या फिर आप जब बहुत बड़े हो जाएं, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लें, उसके बाद पैसा बचा तो सोचे कि क्या करें। हमने ये कोशिश की है कि आपको निवेश के तौर तरीके सिखाने और समझाने के लिए पहला कदम CNBC आवाज की तरफ से आपका हाथ पकड़कर उठाया जाए। और यही वजह है कि हमने 15 अगस्त 2015 को ये नारा दिया कि देश तो आजाद हो चुका है, अब वक्त है फाइनेंशियल फ्रीडम का, यानी कि आपको अपनी वित्तीय चिंताओं से आजादी लेने का वक्त आ चुका है। और इसी को देखते हुए हमने पूरे 1 साल का प्रोग्राम बनाया है। और इस 1 साल के प्रोग्राम में होगा ये, हम 52 हफ्ते हर वीकेंड पर 2 घंटे आपके लिए क्लासरूम बनाएंगे, लिटरली क्लासरूम, यानी कि एक ट्रेनिंग सेशन होगा, एक डिप्लोमा होगा, किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी गोल सेटिंग वहां से शुरुआत करके किस तरह से आप अपना पहला बैंक अकाउंट खुलवाएं, किस तरह से आप पहला डीमैट अकाउंट खुलवाएं, कैसे आप पहला निवेश करें, और उसके बाद किस तरह से रिसर्च करके आप अच्छे शेयर चुन पाएं। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। शुरुआत में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, सबसे पहले तो सेंसेक्स और निफ्टी आपको पता है ना क्या है? नाम सुना है? बिल्कुल। चलिए, सेंसेक्स और निफ्टी वो 2 इंडेक्स है जिससे पता चलता है कि आज मार्केट में जो हम सब लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर कितना ऊपर या नीचे है, राइट। चलिए, तो ये बताएं कि जो ये सेंसेक्स और निफ्टी हैं, इनमें सबसे ज्यादा वेटेज कौन से 2 सेक्टर्स का है, या किसी एक सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, या सबसे ज्यादा 2 वेटेज रखने वाले सेक्टर्स कौन से हैं? किसी को अंदाजा है? दो सेक्टर है, वो बैंकिंग और IT। वेरी गुड, सही आंसर है, बिल्कुल। तो पार्थ का जवाब एकदम सही है। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले 2 सेक्टर्स हैं। पहला है बैंकिंग, जहां पर 31% वेटेज है, और दूसरा IT, जहां पर लगभग 17% वेटेज निफ्टी में इन 2 सेक्टर्स का है। एक और सवाल इसी से रिलेटेड, कितने सेक्टर्स हैं टोटल निफ्टी में? 10 सेक्टर, 5 सेक्टर, 15 सेक्टर, 12 सेक्टर, कोई अंदाजा किसी को? कितने? आपको ये पता है ना कि निफ्टी में अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, हर एक सेक्टर के लीडर्स होते हैं, उनको उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी के क्राइटेरिया के बेसिस पर चूज किया जाता है और उन्हें उसमें शामिल किया जाता है। 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी में, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तभी पता चलता है ना कि मार्केट का मूड कैसा है, राइट। सो एनी गेस कि कितने सेक्टर्स हैं निफ्टी में? कोई बता सकता है? थोड़ा सा मुश्किल सवाल, क्योंकि पहली बार ही जवाब एकदम सही आ गया तो मुझे लगा थोड़ा मुश्किल सवाल पूछता हूं।
एनी आइडिया? चलिए तो मैं बता देता हूं। कुल मिलाकर 12 सेक्टर हैं निफ्टी में जो अपना अलग अलग वेटेज रखते हैं। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, और किसी सेक्टर से कुछ ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, किसी सेक्टर से कुछ कम स्टॉक्स होते हैं। अब एक और सवाल, हाईएस्ट वेटेज रखने वाली कंपनी निफ्टी में कौन सी है? कोई पहली या दूसरी? प्लीज। टीसीएस का हाईएस्ट वेटेज है। एनी अदर आंसर? सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी इन्फोसिस है निफ्टी में। इन्फोसिस इज करेक्ट आंसर, यस। अच्छा, एक सवाल जो अब थोड़ा सा आसान है, मुझे लगता है कि आप जवाब दे पाएंगे। ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका क्या है? डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए या फिर पैसिव इन्वेस्टर्स की तरह से किया जाए? क्या सही तरीका बताएं जी, प्लीज। I think the best way to invest is directly, because when you invest directly, you do your research properly and you don't have to give commission to the person who is doing it for you. And you're self-aware while the person who's buying shares for you or investing in a company may or may not be trustworthy. ओके, लेकिन आपको ये भरोसा है कि आप जो रिसर्च करेंगे एकदम परफेक्ट और सही होगी? No, but you can take advice from people who are already in the market. किससे? Relatives, friends, anyone. Or even brokers, but उनसे बेटर कौन है? I don't know. Okay. Any other answer? Yes, please. There. Yeah. I think investing for the first time you should go through mutual funds. Perfect. This is the answer. Mutual funds. Because जो आप बात कह रही थी कि हम खुद रिसर्च करेंगे, किसी से पूछेंगे, ब्रोकर से एडवाइस लेंगे, उनसे बेहतर कौन है? उनसे बेहतर है फंड मैनेजर्स, जिनका दिन रात यही काम है, स्टॉक्स पर रिसर्च करते हैं, मार्केट मूवमेंट देखते हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो उनके थ्रू अगर आप पैसा लगाएं तो जाहिर सी बात है कि आप एक अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर पैसा लगा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट प्राइस आपके लिए है। तो आपने देख लिया, म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन तरीका है पैसा लगाने का, स्टार्टर्स के लिए खासतौर से। इनफैक्ट स्टार्टर्स छोड़िए, मेरे जैसे लोगों के लिए भी ये बढ़िया तरीका है कि ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा रिसर्च न करनी पड़े। हमसे बेहतर लोग हैं जिनका दिन रात यही काम है, वो रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, तो क्यों ना उनकी एडवाइस पर पैसा लगाया जाए या उनकी रिसर्च पर भरोसा करके पैसा लगाया जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाने का कोई एक बेहतर तरीका है, क्या आप जानते हैं कौन सा तरीका है वो? एनीवन? यस? And the best way to invest in mutual funds is through SIP, systematic investment. ओके, चलिए, तो पूनम जी जो कह रही है वो एकदम सही है। तो चलिए, कार्यक्रम में आगे अब हम बुलाते हैं अजय मित्तल साहब को, और अजय मित्तल साहब सीनियर चीफ मैनेजर हैं बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में, और काफी बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस ये कंडक्ट करते हैं। तो मित्तल साहब, सारे स्टूडेंट्स आपको सुनने के लिए बेताब है, बताइए। ये जो हमारा सेशन है ये यंग इन्वेस्टर्स और आप जैसे लोगों के लिए है। माई फर्स्ट पे चेक। माई फर्स्ट पे चेक का मतलब क्या है? आपने देखा होगा हम लाइफ में बहुत पैसा कमाते बट कमाने के साथ जैसे ही पैसा कमाया हमारी जरूरतों और चाहतों की लिस्ट उससे लंबी हो जाती है, होती है या नहीं? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सेव करना। आपको क्या लगता है कि क्या सेविंग करना या बचत करना ही जरूरी है वेल्थ क्रिएट करने के लिए? नो? बचत करना ही जरूरी नहीं, निवेश करना और सही जगह निवेश करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बचत कर रहे हैं और सही जगह निवेश नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बचत का कोई फायदा नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपने 10,000 रुपए घर में अलमारी में रख दिए और इन्फ्लेशन आपको पता 7-8% इन्फ्लेशन है, 30 साल पहले रखे 10,000 रुपए, आज उसकी वैल्यू 994, और वही 10,000 रुपए अगर आपने सेंसेक्स में लगा दिए होते 17 से 18% की रिटर्न है 14.5 लाख। सो दिस इज कॉल्ड द राइट इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा घर पर रखा है, आप बचत कर रहे हो, आप सोच रहे हो नहीं मेरी बचत बहुत अच्छी हो रही है, सेविंग कर रहा हूं, वेरी गुड, बट सेविंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड द राइट इन्वेस्टमेंट। अब ये राइट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? व्हाट इज गुड इन्वेस्टमेंट? यस, एनीवन? A good investment will be what will give you a good return.
गुड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपको अच्छा रिटर्न देती है. लेस रिस्क गुड रिटर्न, दैट इज ऑल्सो अ गुड आंसर. आप अगर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, अच्छी इन्वेस्टमेंट वही है जो आपकी महंगाई दर को पीछे छोड़ दे, जो आपके इन्फ्लेशन रेट को पीछे छोड़ दे. अगर सपोज इन्फ्लेशन रेट 8% है या 7% है और आपकी जो रिटर्न्स हैं वो 11% है, 10% है, इट मींस यू आर बीटिंग द इन्फ्लेशन. अगर आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे हो, आपने पैसा बचाया और 4% के हिसाब से जमा कर दिया सेविंग बैंक अकाउंट में. एंड सेविंग बैंक अकाउंट इज बेसिकली फॉर सेविंग्स, इट इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स. लोगों को यह भ्रम रहता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ना, सेविंग कर रहे हैं मीन्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है. इन्वेस्टमेंट कैसे करें? इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीजें अपने दिमाग में रखें. क्या? पहला हो गया आपकी जोखिम लेने की क्षमता, योर रिस्क एपेटाइट. सेकेंड इज आपका वित्तीय लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम है और आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्या होगा? आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, फाइनेंशियल गोल्स. भाई किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है गैजेट लेना है, 1 साल बाद आई वांट टू परचेज अ वेरी गुड मोबाइल. और किसी का फाइनेंशियल गोल हो सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन हो सकता है. अब अपने गोल्स के हिसाब से, अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा? देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम. लाइक सपोज आपका रिटायरमेंट और हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए आपके जो है 35 ईयर्स है. इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी or in equity mutual fund, or if you are investing in some other instrument जिसमें आपको रिटर्न्स कम मिल रहा है, तो क्या होगा? You will not be able to achieve your financial goals. So आपके जो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म गोल्स है, उनको देखते हुए, जो तीनों गोल्स को देखते हुए आप अगर इन्वेस्ट करते हो, then you would be able to achieve the goals, your financial goals. Do you know the golden rule of accumulation? Accumulation का सबसे golden rule क्या है? Start early. जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा. और उसका एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाता हूं, कैसे कंपाउंडिंग आपके पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना करती है. नाउ दिस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, मनी मेक्स मनी. एंड द मनी दैट मेक्स मनी. सो पैसा ही पैसे को बनाता है. सो मनी इज लाइक अ सीड. अगर उसी से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, जो वेल्थ क्रिएट होगी, देन उसके जो सीड्स हैं उससे अगेन यू कैन क्रिएट द वेल्थ. और दैट ओनली कैन हैपन इफ यू विल स्टार्ट अर्ली. दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन. I will show you the mutual fund man song, and it will give you an idea कि mutual fund क्या होता है in a very brief form. ऐक ना, ते क्रॉस फिटच्या आधीच आपण डिस्कशन ते पण एकदा दे ना मला प्लीज. You know what? Maybe I should explain a thing or two. There's lots of things that you've got wrong. Listen up, pay attention to the mutual fund song. No, I'm really fine, thank you. But what if the markets crash? But so, in your car, will you never drive very, very far? But I'll have to keep an eye on them all the time. Do you watch a plant grow? Day and night? Leave it be, man.
they'll be just fine. It just sounds like a bit of a gamble, you know. Am I sending you to a casino? Invest for long, you'll be good to go. Samajhna yaar. There's lots of things that you've got wrong. Listen up, pay attention to the mutual fund song. But don't I need to wait for the perfect time? It's not a wedding date. It's a mutual fund. It's always the right time to invest, my son. But so many options. What's the difference, yaar? Look closer, na? They look the same from afar. I don't save money and I've got a family to feed. Have you got $1,000? Well, that's all you need. अब समझा? There's lots of things that you've got wrong. Listen up, pay attention to the mutual fund song. क्योंकि जानोगे तभी तो मानोगे. An investor education initiative by Birla Sun Life Mutual Fund. Stop the rhyme. Now it's disclaimer time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. You have seen the tagline, जानोगे तभी तो मानोगे. So when you know the things, then automatically you get into the things. You get into the details of the things. Am I right? So that is why जानोगे तभी तो मानोगे is very, very important. And now mutual fund. What is mutual fund? Mutual fund काम कैसे करता है? And mutual fund क्यों जरूरी है? Mutual fund में क्या क्या तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के? Like mutual fund का सबसे important aspect है, mutual fund is like collection of pooling of money for the investors. क्या करता है म्यूचुअल फंड? सबसे पैसा इकट्ठा करके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में. और ये किसके लिए सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड? द पीपल हु डोंट हैव अ पेशेंस, पीपल हु डोंट हैव अ टाइम, पीपल हु डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, पीपल हु डोंट हैव अ इंस्टिंक्ट, ये समझने के लिए कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करा जाए, कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा जाए, या कहां पर इन्वेस्ट करा जाए. नाउ बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, diversification. I hope all of you would be knowing. Don't put all your eggs in one basket. SIP is systematic investment plan. Wonderful instrument. Mutual fund, the SIP is one of the best way to invest in mutual fund, and specifically for the starters, those people who are very young. In mutual fund, there are two ways to invest. One is lump sum, another is SIP. Lump sum mein the minimum investment is 5,000. In SIP the minimum investment is 500, which you have to carry on for 1 year. That is almost 6,000. Discipline. SIP हमको सिखाता है डिसिप्लिन. आपने एक फॉर्म भर दिया ECS का, ऑटो डेबिट इज जनरली हैपन, एंड हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपए या जो भी आपने कमिट करा है. तो वैसे क्या होता है, अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो आई विल थिंक कि मैं इन्वेस्ट करने जाऊं या ना जाऊं, टाइम नहीं मिला. बट ये जो SIP है ये आपको डिसिप्लिन सिखा देता. ऑटो मोड पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है. देन कन्वीनियंट, इट इज वेरी कन्वीनियंट. And finally, the most important two reasons for SIP is, one is compounding, another is RCA, rupee cost averaging. It takes into consideration the volatility of the market. सही जगह इन्वेस्ट करें और जल्दी इन्वेस्ट करें. So that is the मूल मंत्र, that is the investment mantra for the young people to go forward and to flourish in their life. Okay, now I'll ask for the second presentation. हमारे साथ हरीश बरके साहब हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग आप देखते हैं वे टू वेल्थ, जैसा कि इनकी कंपनी का ही नाम है वे टू वेल्थ. तो वेल्थ बनाने का रास्ता हरीश जी बताएंगे हमें. What do you think you know about insurance? Insurance is basically pooling enough risks. Not everyone is going to face a problem, so the one who does benefits from the others. But how are you going to benefit from? If I have something insured which may gain risk, and if I have some uncertain thing in the future, so I do get money for it. So since this topic is related to your first paycheck, what I would suggest is once you get your first paycheck, why don't you start with a life insurance for yourself?
because at this age you all are very young, you all would be hardly 20, 22. At this age, if you buy a life insurance policy, it would hardly cost you a few thousand, because the premium that you'll be paying is very less, and the same premium will continue to pay at the age of 60 and 65. At 60, 65, and you'll be earning lakhs of rupees, this few thousands will be like peanuts for you all. तो सिंपल चीज बताऊं मैं आपको कि अगर आप सपोज अपनी लाइफ का इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का करते हैं, तो आपकी एज में और मेरी एज में अगर मैं इंश्योरेंस स्टार्ट करूं तो जो प्रीमियम का फर्क होगा मतलब ह्यूज, आप सोच भी नहीं सकते। तो जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, क्योंकि हम जनरली मानते हैं ना कि लाइफ बड़ी लंबी है, लाइक तो 20-25 में आप शुरू करेंगे तो प्रीमियम कम देनी होगी, 40-45 में करेंगे तो प्रीमियम ज्यादा देनी होगी। इसलिए इंश्योरेंस भी सेम वैसे ही है जैसा दूसरी इन्वेस्टिंग है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर। And the second thing is what you all should also start looking at is medical insurance. So speak to your parents. अगर उनके पास already medical insurance है आपके लिए, आपके family के लिए, then maybe you'll have to take a look at it. But अगर नहीं है, so I would suggest that you look out for a good medical insurance for yourself and at the same time for your parents as well. Because maybe tomorrow your parents may be dependent on you. Today they may not be. Okay, so tomorrow they may be dependent on you. So it's better you buy an insurance cover for themselves, for them as well, and for yourself as well. Then there are other types of insurance policies like an accident benefit that you can look at later on, as in when you keep on increasing your incomes. Okay, then there is critical illness that you can look at. But these things maybe in the beginning is not necessary for you all. But as and when your income keeps growing, you could look at these various other insurances for yourself. Credit cards. जैसे ही आपका paycheck आने लगेगा, banks will start following up with you for credit cards. They'll offer you different types of schemes, different types of loans, and at the same time credit cards भी offer करेंगे. So it will be very tempting कि 1 लाख का limit मिल रहा है तो मैं खर्चा कर पाऊंगा without having that income with me. So I would say कि वो temptation को आप खत्म कीजिए and don't at all get into this credit card thing. If at all you get a credit card, ensure that it is used only in emergencies, not every time. Because क्या होता है ना, once you get into the habit of using a credit card or swiping a credit card, over a period of time maybe you are not able to pay it on time. So what happens, banks will start charging you interest on that, they'll start charging you penalties on that. So आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस चक्कर में, रिवॉल्विंग क्रेडिट के चक्कर में गिर चुके हो, एंड यू विल एंड अप पेइंग much more than the discounts that they show you. Because banks normally 36 to 48% interest rate लगाते हैं, उसके साथ में पेनल्टीज भी लगाते हैं, उसके साथ में टैक्स भी लगाते हैं, तो वो बहुत कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. तो उससे अच्छा आई वुड से इमरजेंसी के लिए यूज करो, एंड पैसा हो तो ही आप उसको स्पेंड करो. So that is, use your debit card instead of your credit card. Tax savings. Okay, so how many of you all are aware of this section 80C of the Income Tax Act? So your parents would be investing in section 80C instruments, right? So do you have any idea कि कौन से instruments होते हैं? Insurance. Okay. Provident funds. And housing loans. And okay, so like she said, you can invest in insurances, you can invest in provident funds, you can invest in PPFs, that is public provident funds. Then you could invest in your what? EPF, UTI mutual funds. Okay. Then you can invest in something called as ELSs, that is equity linked saving schemes. Those are basically saving schemes from your mutual fund companies, which are given tax benefits. So if you invest in those are locked in for 3 years, but you get the section 80C benefit out of that. Okay. So like Ajay sir was saying that you should invest in SIP route. Okay. So maybe when you start getting your first paychecks, what I would suggest is कि आप लोग जो इन्वेस्ट करोगे मंथली SIP करोगे, वो आप ELSS में कर सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको टैक्स सेविंग करना ही होगा. तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट विल बी यूजफुल. नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च के दिन हमको याद आता है टैक्स प्लानिंग करना है, एंड उस दिन वी रश टू liquidate all other investments and we invest in that 80C instruments. तो उससे अच्छा आप every month
on a monthly basis अगर आप SIP करो in ELSS, it will not only save your tax but it will also help you build this corpus of yours. In fact, मैं कुछ आपके volunteers के T-shirts पे देख रहा था. There's a tagline. What is the tagline? I think make investment in yourself. So I like that. So I'd say make investments in yourself. So what do you think? आप investment in yourself कैसे कर सकते हो? The biggest investment you can make in yourself is by educating yourself and functioning and making a disciplined pattern in your life, because once you have a disciplined pattern set, you move accordingly and you never fall for such kind of And there are other ways as well. You can watch financial channels like CNBC Awaaz. At the same time, you should spend time reading financial newspapers, reading financial books. There are so many books available on finance to improve your knowledge on finance. Newspaper, like I said, is a very good source of information. So invest in yourself. And the main topic, the fifth point was about setting goals. So like you all are very young now, I just want to understand what are the kind of goals that you all aspire to? What are the goals that you have set for yourself? For me, I have set a personal goal that I want to be financially independent. I do not want to be dependent on my parents for any kind of further education or accommodation. I do not, I want to have my own house, my own career, everything set at an age limit, probably 25, 26. And it's not a goal, but it's something that my dad has taught me since I was a kid, that when you get any kind of money in your hand, and he does it and he practices it, that there are two options you get when you have money. You can spend first and save whatever is left, and you can save first and spend whatever is left. So I think we both have always done that in our life, and I've never seen him taking stress in any kind of financial matter, and I think that's my goal, to be like him. Good. In fact, she's done half of her work. I was just going to say this, that you need to first save for yourself, invest in yourself, and then you need to spend that remaining money. What do we normally do? What mistake people do is first they spend, and whatever little is left for them, that they invest. Then what you need to do is write down those goals, okay? Whatever goals of yours, whatever goals you all have, whatever dreams, aspirations you all have, write it down. And like she said, she gave a timeline, like before the age of 25. I would say specify a year or a timeline before which you want to complete that goal, and then put an amount to it or give an amount to it. Don't say I want a big house, or I want to, like she said, I want what? Financial freedom. So that's a vague term. Rather than saying financial freedom, put a term, put a word to it, or put a amount to it. That by the end of this year or by so many years, I want to accumulate so much funds. So when you know that, when you know the end goal, you know that you have to save certain amount, or you know exactly how much amount you need to save and in what instruments, so that you accumulate that funds for your to achieve your goals. एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं आपको, जनरली इन्वेस्टमेंट्स में जो हम बात कर रहे हैं ना, कि अगर आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को भी पूछेंगे ना, मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, बिलियनेयर बनना चाहता हूं, ये तो सब चाहते हैं ना आप, हाँ या नहीं? लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे है, वही बड़ी दिक्कत वाली बात है. सो व्हेन वी से दैट गुड प्लानिंग इज हाफ डन, तो अगर प्रॉपर तरीके से इस वक्त आप प्लान करेंगे, पैसा आने के पहले, देखिए पैसा आने के बाद तो सबको करनी है, मजबूरी के पैसा आ गया तो उसे प्लान करके कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर आप करेंगे तो आप 2 कदम सबसे आगे रहेंगे. अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं. हम yes please. My name is Sagarika. I am from FI BCom. I wanted to ask, I am a minor, I am 17 right now. So what can I do for the period of 6 to 7 months till I turn a major? What can I do with the savings I have? What kind of investment options do I have as a minor? सागरिका, पहली बात तो ये कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेजर होने की जरूरत नहीं. माइनर होते हुए भी आप इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकती हैं. अब आप जब आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि आपको कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है,
कितने समय के लिए करना है? एक लॉन्ग टर्म 10 years. ओके. सो अजय जी, लॉन्ग टर्म में इनकी एज में 17-18 ईयर्स में बेस्ट इक्विटी है? बेस्ट इक्विटी है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आर देयर. Those funds which are investing in different stocks, different sectors. So there in the equity category, the risk is lesser. So whenever you are investing for a longer period in the sense 10 years, 20 years or 25 years, then go for diversified equity kind of funds. मेरा नाम आयुष है, आयुष सराफ. मेरा सवाल ये है कि मार्केट में जैसे बहुत वॉलेटिलिटी बहुत हो गई है, मार्केट बहुत गिर रहा है. कल भी मार्केट 350 पॉइंट गिरा है और कुछ दिनों पहले भी काफ़ी गिरा था. तो क्या ये सही वक्त है मार्केट में एंटर करने का कि मार्केट और गिर सकता है? देखिए, मार्केट में सही वक्त ही तब होता है जब वो गिरता है, तभी एंटर करने का सही वक्त है. जब बढ़ता है तब तो फिर आप लेट हो चुके हैं, राइट. लेकिन मार्केट को टाइम करने के बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करके टाइम देना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि टॉप और बॉटम मार्केट का कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता. वो बनने के बाद ही पता चलता है कि 9100 पर टॉप बन गया या कहाँ पर 7700 पर या 7000 पर निफ्टी पर बॉटम बनेगा, तो वो पता नहीं है. तो ऐसे में आप ट्रेडर तो है नहीं, आप तो इन्वेस्ट करेंगे, राइट. आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी इस तरह के बड़े फॉल आए मार्केट में, कोई बड़ी दिक्कतें हों, तब आपको पैसा लगाना है और एक साथ नहीं लगाना है, ताकि आपको टाइम करने की दिक्कत ना हो. एक तो तरीका जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि SIP कर लीजिए, वो तो बड़ा आसान है, उसमें तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आप एक्टिवली मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं तो फिर आप एक दूसरी तरह की SIP भी कर सकते हैं. और वो SIP है कि अगर निफ्टी में हर 3 या 5% का फॉल हो गया या 2% का फॉल हो गया तो मैं एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करूंगा. वो एक तरीका हो सकता है, ताकि आपकी वो भी SIP हो जाए कि धीरे धीरे जब मार्केट नीचे जाए आपका थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्टमेंट होता रहे, वो आप कर सकते हैं. Just like you said, like this is a perfect time to enter the market. So everyone's of the opinion that short selling is the best thing to do right now. So sir, मैं ये पूछना चाहूँगा क्या short selling हम students के लिए advised है अभी? Because it's a very risky thing to do in the market, so especially at a time when the market is at its low. आप क्यों करना चाहते हैं short selling? Because when the market is at its low, so that's the way to make most profits, I guess. So suppose मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है. हाँ. अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं? Depends. जीरो हो जाएगा स्टॉक, राइट. Yeah. मैक्सिमम 100 रुपए कमा सकते हैं अगर स्टॉक जीरो हो जाए तो, राइट. और मैं कहूं कि उसके सामने आपके पास एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है या ऑप्शन है कि एक ऐसी कंपनी जो 2 times, 5 times, 10 times मल्टी बैगर हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? सेकेंड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. ओके. सो नाउ शॉर्ट सेलिंग इज नॉट फॉर इन्वेस्टर्स, इट्स फॉर ट्रेडर्स. दैट इज ऑल्सो फॉर स्किल्ड ट्रेडर्स. सो ये है ना, वो कहते हैं ना कि यंग एज में है ना, बड़ा सोच समझकर अपनी थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए. ये भटकने वाली है थोड़ी सी कि शॉर्ट सेलिंग, ये कई बार क्या होता है, लोगों को क्विक मनी बनाने की इच्छा होती है कि यार मार्केट गिर रहा है, शॉर्ट कर दूं, फटाफट बड़ा पैसा बन जाएगा. नहीं, वो सही नहीं है. आपकी एज में जब भी मार्केट गिरे आपको ये लगना है, या जब भी मार्केट वीक होने जैसा लगे कि ये कितना गिरता है मैं देखूंगा और उसके बाद मुझे उस लेवल पर आकर एक पैसा लगाना है, बजाय शॉर्ट सेलिंग भूल जाइए, आपका काम नहीं है. अभी आपको शॉर्ट सेलिंग करने के पहले, सीखने के पहले तो मार्केट में स्किल ट्रेडर होना पड़ेगा. फिर बहुत सारे पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, ताकि जब आपको लॉस होगा तो उसके भरने के लिए पैसे लगेंगे. और दूसरी बात यह कि कोई एक अच्छा सा जॉब, अच्छा सा इनकम सोर्स होना चाहिए, ताकि आप जो लॉस करें उसकी भरपाई उससे कर सकें. ओके. सो इन्वेस्टमेंट सोचिए, शॉर्ट सेलिंग नहीं. I'm Mayank Rathod, and my question to you is that every week I earn around, at the weekends I earn around 10,000 by organizing events and other stuff. So how can I invest those money in mutual funds? Like, what would be the right way of investing? Like around मेरे पास मंथ के एंड में आसपास 15-20,000 बच जाता है, तो उसको मैं कैसे प्लान करके इन्वेस्ट करूं, एंड व्हाट शुड बी द राइट क्वेश्चंस while investing in mutual funds? Before investing in any instrument or any investment instrument, that is what is your goal, why you want to invest. Like if you are investing for a longer period like 10 years or 20 years or 15 years, or if you are investing for 2 years or 3 years, like after 4 years or 5 years you are getting married, so then from that perspective you are advised not to invest in equity. So like if you are investing for the longer period like 10 years, 15 years or 20 years, then you can, or 10 years, you can go for equity mutual funds. Like I told her that diversified equity fund is the good one.
and for 3 years you can go with debt funds, like many debt funds, income funds, dynamic bond funds, all these funds are there which are available in the market, and you can invest in those. And suppose if you are having a goal of buying something in the next 1 year, then it's better you invest in liquid funds. So liquid funds are those kind of funds where the liquidity is very high. Anytime you can get in, enter in, or anytime you can get out. That is so, like on the basis of your goals you can invest your money. Anilji. I'm Manthan. My question is that are we liable to pay taxes as in individual investors, and if we are liable to pay these taxes, how do we go about that process? हर एक इन्वेस्टर को टैक्स देना है. अगर आप 1 साल से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए टैक्स 0 है. ये एक्सेप्शन है. 1 साल अगर आप इक्विटी होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद, और ये जो एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में और किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं है कि आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और टैक्स ना लगे. तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी को कई बार इसलिए भी कहते हैं कि टैक्स एफिशिएंट है. तो 1 साल से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो 0 टैक्स है. दूसरा, अगर आपने आज कुछ शेयर खरीदे, 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने में बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा उस पर. अगर आपने पैसा बनाया तो उस पर टैक्स रेट है 15%, वो भी कम है. लेकिन अगर आप हर रोज ट्रेडिंग, सुबह शाम लेना बेचना ये सब करते हैं और उससे जो आपकी इनकम होती है, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बजाय उसे एक प्रोफेशन या बिजनेस की तरह करते हैं तो फिर उसे बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है. और तब आपकी जो भी इनकम है उस पर जो स्लैब लगनी है, अगर आप हाईएस्ट स्लैब में है तो 30% वो टैक्स देना होगा. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 0 टैक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 15% टैक्स, और जो डे टू डे ट्रेडर्स है उनको 30% टैक्स. Sir, I'm Jay Shah. When is the right time to exit from the equity? Like मैं डैड को ही बोलता रहता हूँ अभी बेचो. Exit, sorry. नहीं, आपने एंटर कब किया कि एग्जिट की सोच रहे हैं? नहीं, जिसने एंटर ऑलरेडी कर चुका है. तो when is the right time to exit from equity? मतलब मैं डैड को ही बोलता हूँ कि अभी बेचो. वो बोलते नहीं, ग्रो होने दो. तो आपके डैड ज्यादा समझदार हैं आपसे, ये बात पक्की है. देखिए, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो इक्विटी में डेफिनेटली ये वक्त नहीं कि आप पैसा निकालें. बेसिकली आपको करना क्या है, आप निकालना क्यों चाहते हो? फर्स्ट थिंग, like sir was again like Anil ji was saying कि Warren Buffett has invested at the age of 11 and still he has kept invested. So why do you want to time the market? तो उन्होंने आज तक जो भी शेयर्स खरीदे हैं ना, most of it he has never sold. He is still holding it. So you want to be rich like him or you want to take risk, and so it's all depends. There's no right time and wrong time like Anil ji said. उसमें कुछ right time नहीं है. In fact, it's the right time to enter rather than sell and be invested for a long period of time. Hello sir, my name is Sanchit, and seeing the current market position, अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कि इसमें डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले. योर रिस्क एपेटाइट. अगर आप 100 रुपए आपको लगता है कि नहीं मेरे को जो है इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा. सेकंड है आपका गोल. तो इन 2 चीजों पर आपका इन्वेस्टमेंट निर्भर करता है. हाँ, अगर जो करंट मार्केट, देखिए जो इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसे फर्क नहीं पड़ता मार्केट डायरेक्शंस से, मार्केट वॉलेटिलिटी से. मार्केट वॉलेटिलिटी कितनी रहे, अगर मैं इफ आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग माई मनी. और क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े खुश होते हैं जब मार्केट जब 1600 पॉइंट या 1700 पॉइंट गिरता है. दे आर वेरी हैप्पी. दे आर गेटिंग अ गुड स्टॉक्स एट अ लोअर प्राइस. सेल लगी हुई है, people are happy, really. So that depends upon the person to person, that depends upon your risk appetite and your goals. Before we go to a certified financial planner, generally people have that sentiment that they don't have that much money, so how can we go to the planner? So how much minimum amount should we have before we approach a certified planner? What does a financial planner do? He just shows you the roadmap.
he guides you as to how you should fulfill your goals, or what are the roadmap that you should take to fulfill your goals. So there's no minimum amount that you need to accumulate before you go to a financial planner. In fact, my suggestion would be that the moment you get your first paycheck, go to a planner, sit with him, understand what are your needs and how to go about achieving your goals. Basically, he will help you, guide you with your goals. So there's no minimum amount, or you don't have to accumulate any funds before you go to a planner. तो आज आपने देखा किस तरह से एचआर कॉलेज के ये यंग स्टूडेंट्स मार्केट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े ही उत्साहित है और उन्होंने ठान ली है कि सीएनबीसी आवाज के साथ पहला कदम उठाकर अब ये निवेश की ओर उतरेंगे। बस जरूरत है इनकी जेब में कुछ और पैसे आने की, और जैसे ही पैसा आएगा ये पैसा लगाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए काफी कुछ नॉलेज बढ़ाने वाला भी होगा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हरीश और अजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यंग स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, इनके इतने सारे सवाल जो इन्होंने पूछे हैं उनका जवाब देने के लिए। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ और पूछना चाहते हैं, हम उनके भी जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल आज सीएनबीसी आवाज के साथ इस शो में जुड़ने के लिए आपका एचआर कॉलेज की मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।